हाँ, सो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ओके, एसी जनरेटर, विंटर का हमारा पहला क्लास। ठंड लग रही थी रास्ते में। रात को तो होती है, सुबह मुझे भी आइडिया नहीं है कितना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर, और इसको एज अ डायनेमोमीटर भी बोलते हैं। ओके, सो एसी जनरेटर का वर्किंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो एज अ थियरी पूछा जाता है जनरली। न्यूमेरिकल से ज्यादा एज अ थियरी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। वी विल डिस्कस बोथ। ओके, सो क्या है एसी जनरेटर और डायनेमोमीटर। सबसे पहले कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो एकदम बेसिक जो हमने ये चैप्टर में पढ़ा वही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोले तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही हमारा एसी जनरेटर और डायनेमोमीटर वर्क करता है। जनरली तुमने शायद सुना होगा कि जैसे कि हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करते क्या है, तो वो तो हमने पूरे चैप्टर में किया। क्या किया हमने कि हमने चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स किया, जिसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट मिला। ओके, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम कैसे लाए, डिफरेंट डिफरेंट वेज से लाए हम। जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर था। ओके, वो कंडक्टर है और दूसरा मैग्नेट है। तो मैग्नेट को एकदम स्टार्टिंग जहां से हमने किया था चैप्टर, ये मैग्नेट है और यहाँ पर एक कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है, और ये मैग्नेट है सपोज, समझो। तो हम ऐसा करते थे कि ये मैग्नेट्स को ऐसे नजदीक ले जा रहे थे, पार दूर ले जा रहे थे, तो ऐसे 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 करके मूव कर रहे थे। तो हो क्या रहा था, ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही होगी, सपोज 10 पास हो रही है। जैसे ही मैंने इसको नजदीक ले गया, सर्कुलर लूप है उसके नजदीक ले गया, तो 10 के बजाय सपोज 20-30 पास होने लगी, ज्यादा हुई ना। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसीलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस हो गया। यही हमारा फंडा था। अब हम हर बार ऐसा मूव तो कर नहीं सकते, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वे से पर्टिकुलर कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको चेंज करते थे। डन, वही हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में। सो यहां पर भी हमें वही चीज करनी है। अगर जनरली अगर देखा जाए, इसका सबसे ज्यादा यूज जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, जैसे हमारा सरदार सरोवर डैम, ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, तो उसमें करते क्या है, हमने डैम बना दिया। डैम बना दिया तो क्या हुआ, वाटर जा रहा था रिवर में, लेकिन एक जगह अब इकट्ठा होने लगा। पहले तो ऐसे चला ही जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे बंद कर दिया तो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, और बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा हो गया, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों, क्योंकि अब तो हाइट पे है ना पानी। ओके, हाँ, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब उससे उसको वो पोटेंशियल एनर्जी वाले वाटर को हम गिरा रहे हैं। ओके, गिरा रहे हैं, किसके ऊपर गिरा रहे हैं, टरबाइन के ऊपर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। वो न्यूमेरिकल भी हमने बहुत ज्यादा देखे। कोई हाइट पर कोई चीज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो टरबाइन पर गिरा रहे हैं तो टरबाइन घूम रहा है। यहां तक का तो हमें पढ़ा ही हुआ ही है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो जाती है। ओके, वहां पे आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब टरबाइन घूमता है, जैसे कि टरबाइन तो तुमने देखा ही होगा, इट्स नथिंग बट एक शाफ्ट होता है और उसके ऊपर ऐसे कैप्स होते हैं। जैसे ऐसे समझो ये एक कैप है, उसको ब्लेड भी बोलते हैं, उसको व्हील भी बोलते हैं, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। ओके, तो ये एक ब्लेड है, तो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक, फिर ऐसा ही यहाँ पर दूसरा, फिर ऐसा ही यहाँ तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे पूरा ऐसा व्हील है। अब यहाँ है, अब पानी कहाँ लगेगा, एक व्हील के ऊपर ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगा हुआ है, ये शाफ्ट है। अब पानी ऐसे लगेगा, पानी ऐसे लगेगा तो ये व्हील को धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो ये ऐसे, जैसे कि यहाँ अगर मैं पानी मारूं तो क्या होगा, व्हील ऐसे दूर जाएगा, फिर वापस पानी मारूं तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये व्हील घूमता रहेगा। व्हील क्यों घुमा, मतलब ये ब्लेड घूमे
उसकी वजह से ये शाफ्ट घूमा। शाफ्ट नहीं घूम रहा था, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड है। अभी यहाँ पर तुमने पानी मारा, जैसे कि यहाँ है, अभी यहाँ मारा मैंने पानी तो वो ऐसे दूर जाएगा, फिर वापस पानी मारा वापस दूर गया। तो ऐसे करके कंटिन्यूअसली इसके ऊपर ऐसे समझो कि ऐसे ब्लेड है और मैं ऐसे इसके ऊपर कंटिन्यूअसली पानी फेंकते ही जा रहा हूं। अभी यहाँ थोड़ा पानी फेंका तो ये ब्लेड जो था वो ब्लेड ऐसे हो गया। अब सोचेंगे सर अब हम उस डायरेक्शन में पानी थोड़ी मारेंगे, वहां तो नहीं मारेंगे, लेकिन यहाँ दूसरा ब्लेड आ गया ना, वो वाला ब्लेड यहाँ चला गया और जो ऑलरेडी यहाँ था वो ब्लेड यहाँ आ गया। ओके, अब इसके ऊपर फिर से गिरेगा तो ये पीछे जाएगा, इसकी यहाँ वाला यहाँ आया, ऐसे घूमता जाएगा। घूमता गया इसलिए ये शाफ्ट रोटेट हुआ। ये शाफ्ट के साथ अब हमारा काम आ रहा है एसी जनरेटर। तो ये जो शाफ्ट है उसका शाफ्ट कनेक्ट हो रहा है किससे? एसी जनरेटर। जनरली हम एसी नहीं बोलते, जनरेटर ही बोलते जनरली हम एसी जनरेटर नहीं बोलते, जनरेटर ही बोलते हैं कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। लेकिन हम एसी वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन जनरेटर से जो भी हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। ओके, सो वो शाफ्ट घूम रहा है और मतलब वो शाफ्ट टरबाइन का घूमा और टरबाइन के शाफ्ट से हमारा जनरेटर कनेक्टेड है और जनरेटर से हमें एसी वोल्टेज, एसी करंट मिल रहा है। देन अब ये हम समझते हैं कि एसी जनरेटर और एसी जनरेटर से एसी वोल्टेज और एसी करंट कैसे मिलता है, वो अब हम समझते हैं। लेकिन एसी जनरेटर कहाँ कनेक्ट होता है? टरबाइन के साथ। ओके, चलो अब प्रिंसिपल समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो होता क्या है? वेरी सिंपल, जो अब तक हमने किया है वैसा ही है। ये हमारा एक से मैग्नेट है जिसको हमने नॉर्थ बोला है, ये दूसरा मैग्नेट है जिसको हमने साउथ पोल बोला। लास्टली हमने सोलेनॉइड वाले थियरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, वो सब देखा। कल ही म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा। उसमें क्या था? एक सोलेनॉइड था, उसमें से करंट पास किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे सोलेनॉइड में से पास होगा। अब ये करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे सोलेनॉइड से जो पास हो रहा है वो भी बढ़ेगा, मतलब चेंज हो गया। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। वैसा ही हम यहाँ कर रहे हैं। क्या? वो ही सोलेनॉइड, सेम सोलेनॉइड हमने लिया है, ड्रॉ किया है रेक्टेंगुलर, लेकिन मान लो कि एक कॉइल है, सोलेनॉइड टाइप कॉइल, और सोलेनॉइड टाइप ना मानो तो भी चलेगा, कॉइल है। ओके, कॉइल है मतलब ऐसे साइक्लिक है, ऐसे लाइक दैट। तो ऐसे एक कॉइल हमने रखी हुई है सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाइंड की हुई। क्यों सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाइंड की हुई? क्योंकि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड ऑल सब कुछ। तो सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर हमने कंडक्टर को वाइंड किया हुआ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो हमारे लिए तो अच्छा है। ओके, लेकिन हमें मैग्नेटाइज करना हमारा पर्पस नहीं है, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना हमारा पर्पस नहीं है। हमने इसलिए लिया है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ओके, ठीक है। अब ये सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग कर ली है। ओके, अब ये कॉइल जो वाइंडिंग की हुई है, कॉइल बोलो, सोलेनॉइड बोलो, सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो वाइंडिंग की हुई है कंडक्टर, वो बोलो, कुछ भी बोलो, और उसका टर्मिनोलॉजी इस थियरी में है क्या? आर्मेचर। यही कॉइल को, यही सोलेनॉइड को बोलते क्या है? आर्मेचर। तो व्हाट इज आर्मेचर? ऐसा बोले तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर कंडक्टर वाइंड किया हुआ है, उसी को आर्मेचर बोलते हैं। सोलेनॉइड ही है, वो कॉइल ही है। डन? तो ये आर्मेचर को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब है क्या? ऐसा समझो कि ऐसा आर्मेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारा बार मैग्नेट होता है, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर। हमने एक नॉर्थ लिया है, एक साउथ लिया है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाएगा। हाँ, तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है, उसी फील्ड लाइंस में हमने ऐसे हमारा आर्मेचर रख दिया है। तो ऐसा समझो कि लेफ्ट टू राइट ऐसे लाइनें जा रही है। डन। उसमें ही मैंने ये मेरा आर्मेचर है वो रख दिया है। ओके, ये आर्मेचर रख दिया। अब आर्मेचर के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी? 0 होगी, क्योंकि वो तो ऐसे मैंने पैरेलल ही रख दिया है। अगर ऐसा रखूंगा तो मैक्सिमम, ऐसे रखूंगा तो उसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होगी, ऐसे रखा तो उसमें से मिनिमम मतलब 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। अगर कोई एंगल पे रखा तो थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो कॉइल है हमारी और जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर, उसको मैं रोटेट कर रहा हूं। पहले तो ये ऐसा था, पहले ऐसा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है? ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 पास हो रही है। अब मैं ऐसे किया तो शायद 1 पास हो गई, और थोड़ा मोड़ा 2 पास हो गई, और थोड़ा मोड़ा 3 पास हो गई। ऐसे करते मोड़ते गया मोड़ते गया मोड़ते गया, मतलब मूव करते गया ये आर्मेचर। तो ऐसे करूंगा तो मैक्सिमम हो जाएगी। डन। अब वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अब ऐसे हो गया ये ओके, ऐसे हो गया तो वापस क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? 0। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से 0 कट करके जा रही है। डन। फिर वापस ऐसे घूमेगा तो 0 में से वापस धीरे 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 बढ़ेगा 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 और मैक्सिमम हो जाएगा। डन। इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं? ये आर्मेचर को गोल 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 घुमा रहे हैं। डन। सिंपल है। हाँ, तो अगर हम आर्मेचर को गोल 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 घुमा रहे हैं तो आर्मेचर के अंदर से पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे 0 थी, फिर बड़ी 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 ये मैक्सिमम हो गई, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, वापस 0 हो गई। डन। तो मतलब चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ ये कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दैट्स व्हाई ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हो गया, मिल गया हमें एसी करंट, एसी वोल्टेज। डन। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने ये आर्मेचर को ऐसे घुमा रहे हैं, मान लो कि आर्मेचर का कॉइल है, यहां से ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इसको हम कंटिन्यूअसली और इसके साथ कोई सर्किट डायरेक्टली कनेक्टेड है। सर्किट मतलब यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड है, वो बल्ब को तुम जलाने वाले हो, ऐसा मान लो। एसी करंट से वो बल्ब जलाने वाले हो, तुम्हें जो करना है करो। करंट का यूज तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक सर्किट कनेक्ट कर देते हैं इससे। देन कैपेसिटर कनेक्ट कर दो तो चार्ज होता जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। हमारी मर्जी करंट का हम कुछ भी यूज करें। ओके, तो ये हम कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, ये मूव करते जाएंगे और सर्किट्स के साथ डायरेक्टली ये 2 एंड्स कनेक्टेड है। तो सोचो कि अगर 2 एंड सर्किट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये तो ऐसे मुड़ेंगे और कंडक्टर ट्विस्ट हो जाएंगे, और एक पॉइंट के बाद कंडक्टर इतने ट्विस्ट हो जाएंगे कि वो टूट जाएंगे। देन ऑब्वियस है, सर्किट के साथ ये दोनों वायर को सर्किट के साथ ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, अब ऐसे घुमा रहे हैं, ये सर्किट थोड़ी घूम रही है, सर्किट तो जैसी है वैसी है, अब तुम इसको घुमा रहे हो और सर्किट वैसी की वैसी ही है, तो क्या होगा? ट्विस्टिंग होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, इतना ट्विस्ट हो जाएगा कि वो वायर वहां से, यहाँ से मतलब जहां से कनेक्शन है वहां से टूट जाएंगे, ये और हमारी सर्किट अलग अलग हो गई। डन। हो सकता है ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? ऐसा ना हो, हम थोड़ी चाहते हैं टूट जाएगा तो फिर हमें करंट कैसे मिलेगा? ओके, तो ऐसे ट्विस्टिंग करते वो कनेक्शन टूट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पर यूज करते हैं स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। ओके, क्या है वो? देखो ये हाँ, ये वायर है, ये वायर यहाँ से देखो ये रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये वायर यहाँ पे रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये है हमारी स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है बुश।
अब क्या होगा, और ये दूसरा एंड है वो भी कनेक्टेड है हमारी स्लिप रिंग के साथ और ये बुश के साथ, पहला और दूसरा, स्लिप रिंग 1 स्लिप रिंग 2, ब्रश 1 ब्रश 2। अब क्या होगा, अब तुम इसको घुमा रहे हो तो क्या होगा, ये एंड कंटिन्यूअसली ये रिंग घूम रही है, ये पार्ट ऐसे समझो ये रिंग यहां पर टच है और ये पार्ट है, फिर जैसे ही ये घूमेगा तो ये पार्ट, ये रिंग का पार्ट तो यहां आ गया, लेकिन वायर तो वहीं का वही है, लेकिन अभी भी टच में है, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारी रिंग है और ये मेरा वायर है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये रिंग तो कंटिन्यूअस है मतलब ऐसा है, और ये मेरा वायर है तो ऐसे घूम रही है रिंग, तो वायर तो कंटिन्यूअसली टच में ही है ना, भले ही ये रिंग घूमे, समझ में आ रहा है। तो ये वायर कंटिन्यूअसली टच में है, तो जितना भी गोल गोल घुमाओ, तो गोल गोल घुमाओगे, किसको गोल गोल घुमाओगे, आर्मेचर को, तो आर्मेचर को जितना भी रोटेट करो, ये रोटेट तो मेरा ये हो रहा है, स्लिप रिंग रोटेट हो रही है, तो कनेक्शन तो है ही सर्किट के साथ कंटिन्यूअस में, ओके। तो ये कनेक्शन है और वो स्लिप रिंग का कनेक्शन है बुश के साथ, तो जस्ट फॉर द कनेक्शन, ओके। तो ये स्लिप रिंग बुश के साथ कनेक्टेड है और हमारा जो आर्मेचर है वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड, तो होगा क्या, ये जो ट्विस्टिंग से कनेक्शन टूट जा रहा था, जो वायर और कंडक्टर ब्रेक हो जा रहे थे, वो अब ब्रेक होंगे नहीं, वही उसका फंक्शन, समझ में आ गया। अगर ये हम यहाँ ना यूज करते और ऐसे करके कंडक्टर को डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर देते, तो ये हमारी सर्किट है, ओके। अब उसको घुमा रहे तो वो तो यहां से एक पॉइंट के बाद टूट जाएगा, ओके। कंटिन्यूअसली अगर ऐसा समझो कि ये मेरी सर्किट है और ये दूसरा है, अब यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली से घुमा रहा हूँ, तो कैसे ऐसे घुमा जाएंगे, तो यहाँ तो बीच में ट्विस्टिंग हो जाएगा, टूट जाएगा, वो टूटे ना, इसलिए हमने स्लिप रिंग और बुशेस लगाए हुए। तो होगा क्या, अब जब आर्मेचर घूम रहा है तो स्लिप रिंग घूम रही है, हमारी सर्किट घूम रही नहीं, और हमारी सर्किट घूम नहीं रही है, ट्विस्टिंग हो गया ही नहीं, डन, ओके। पक्का समझ में आ गया, ओके। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, ओके। हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने किया क्या, इसको घुमाना है, दैट्स इट। आर्मेचर को घुमाओगे तो क्या होगा, आर्मेचर को जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो उसमें से पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो हुआ क्या, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, E is equals to minus d∅dt, तो फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, डन। अच्छा, अब इसको घुमाए कैसे भी घुमा सकते हैं, ओके। मतलब कि इसके साथ तुम इंजन कनेक्ट कर दो, कोई इंजन कनेक्ट कर दो, तो इंजन कनेक्ट किया तो इंजन चलता जाएगा, वो पिस्टन सिलेंडर ऐसे 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 हो रहा है, ये पिस्टन है या सिलेंडर है, ऐसे ऐसे पिस्टन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सिलेंडर के अंदर जा रहा है, पिस्टन बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर, अंदर जा रहा है बाहर, और यहाँ ऐसा कनेक्शन कर दिया है ये हमारा जो पिस्टन है उसके साथ, कि वो जैसे ही अंदर जाएगा बाहर आएगा तो वो एक आर्मेचर को घुमाता जाएगा। इंजन को कनेक्ट कर दो, वो ऐसे 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 पिस्टन सिलेंडर अंदर चलता जाएगा। अब हम सोचेंगे सर पिस्टन सिलेंडर ऐसे ऐसे कब होगा, उसके लिए हमें फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़े पिस्टन सिलेंडर घूमेगा, तो उसके लिए हमें फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, तभी तो पिस्टन अंदर जाएगा, सिलेंडर के अंदर बाहर आएगा। फिर ऐसा ना हो कि प्रोड्यूस कर रहे हो तुम इलेक्ट्रिसिटी सपोज 100 रुपीज की और फ्यूल बर्न कर दिया 1000 रुपीज का, ओके। सो इट शुड बी फिजिबल होना चाहिए, कर तो सकते हैं लेकिन फिजिबल, कोई घाटे का सौदा क्यों करेगा। फ्यूल हम बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर उसका क्या करें, जैसे हम नहीं बोलते कि जनरली वी हैव टू यूज गैस गीजर जो हम यूज करते हैं गैस गीजर यूज करो, क्यों, अभी जो सोलर पैनल अभी सब लगा रहे हैं इंडिया में, सोलर एनर्जी का यूज बढ़ रहा है, लेकिन पहले क्या था, अभी भी इतना ज्यादा नहीं हो गया है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो गैस
और फ्यूल कंबशन करके थर्मल पावर प्लांट में गैस और से फ्यूल कोल कंबशन करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में। ओके, तो किया क्या हमने, फ्यूल बर्न किया, गैस, कोल, पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर फ्यूल बर्न किया, उससे पानी गर्म किया, पानी गर्म करके स्टीम बनाया, स्टीम से स्टीम टरबाइन घुमाया, स्टीम टरबाइन के साथ साथ फिर अगेन एसी जनरेटर कनेक्टेड है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की। डन। और फिर वो एसी जनरेटर जो हमने प्रोड्यूस की, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की, अभी एसी डीसी कन्वर्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की उससे अभी हम वापस पानी गर्म कर रहे हैं। सोचो, इलेक्ट्रिक गीजर में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गीजर में क्या कर रहे हैं, कॉइल होती है अंदर, वो कॉइल गर्म होती है, कॉइल गर्म होती है, उसके आसपास पानी होता है तो पानी भी गर्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा ना। कॉइल है एक, पानी के अंदर रखी हुई है, नहीं आते वो पहले के जमाने में तो गीजर नहीं था, तब वो रॉड आता था, अभी भी आता है। ओके, तो वो बकेट होती है, उसके अंदर वो कॉइल वाला रॉड डाल देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है पानी। देखा हुआ है? देखा क्या, यूज किया होगा, तुम्हें पता है। हाँ, वही यूज किया होगा लेकिन आइडिया नहीं होगा। वही बोल रहा हूँ, तुम्हें यूज किया होगा लेकिन आइडिया नहीं होगा। ऐसे सिंपली एक कॉइल ही होती है, ऐसी एक कॉइल होती है कि यार ये हो गई ऐसे। ओके, ऐसे करके ये दूसरा एंड, बस ये हैंडल है, इसको ऐसे करके बकेट है उसके अंदर डाल दिया, स्विच ऑन कर दिया, पानी गर्म है। क्या ये कॉइल है? ओके, तो होगा क्या, हमने फ्यूल बर्न किया, पानी गर्म किया, स्टीम बनाई, स्टीम से स्टीम टरबाइन घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी से वापस पानी गर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गीजर में। तो ये क्या बात हुई भाई? तो इससे अच्छा है वो जो बर्न किया था, जिससे हमने बर्न करके स्टीम बनाई, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और फिर वापस वो इलेक्ट्रिसिटी पानी ही गर्म कर रहे हैं, तो डायरेक्ट गर्म करो ना वो बर्न करके। दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड दैट इट इज बेटर टू यूज गैस गीजर कंपेयर टू दी इलेक्ट्रिक गीजर। ओके, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो महंगी है भाई, हम फ्यूल कंबशन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वापस तुम वही इलेक्ट्रिसिटी से हम पानी गर्म कर रहे हैं। अरे पानी क्या स्टीम बना दी, तब तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी। हाँ, अब अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक गीजर यूज कर रहे हैं, तो अब नाउअडेज इट इज बेनिफिशियल। क्यों बेनिफिशियल? क्योंकि हम वो स्टीम टरबाइन वाला या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उससे नहीं करते। अब हमारे पास सोलर पैनल है, ज्यादातर नहीं बोलेंगे, बट द रेट इज इंक्रीजिंग। द हाउसेस इन इंडिया, मतलब लोग, ओके, पीपल आर पुटिंग द सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ ऑफ देयर हाउस। ओके, सो होता क्या है कि, और वो तो उसकी लाइफ होती है 15, 20, 25 ईयर्स, किसकी? सोलर पैनल की। तो जनरली इतने साल में कुछ नहीं होता, तो पैसा जो है वो हमारा रीइंबर्स होता जाता है। इसलिए तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, फ्यूल हम कंबशन कर रहे हैं, फ्यूल कंबशन करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हमने, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए? अगर तुम्हारे घर पर या जब जिससे तुम चार्ज कर रहे हो, वो वहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है सोलर से, देन इट इज बेनिफिशियल। अगर वो जीईबी से जो करंट आ रहा है उसी से हम चार्ज कर रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, तो जीईबी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहां से प्रोड्यूस कर, तो वो फिर सही नहीं है। ओके, ये तो सब जनरल बातें हो गई, लेकिन समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें इन शॉर्ट करना क्या है, आर्मेचर को घुमाना है। तो आर्मेचर को कैसे भी घुमाओ, जैसे मैंने बोला कोई इंजन कनेक्ट कर दो तो भी घूमता रहेगा। तुम कोई फैन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एक फैन है, फैन के साथ तुमने आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया। अब फैन घूमेगा, फैन कब घूमेगा? जैसे विंड टरबाइन होता है, विंड आती है तो टरबाइन ऐसे घूमता है, विंड टरबाइन वो प्लेट घूमती है, वैसे ही मैंने फैन कनेक्ट किया हुआ है, और हवा चली, फैन घुमा, फैन के साथ ये कनेक्टेड है, ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। समझ में आया?
वहां वही होता है, विंड टर्बाइन में यही होता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो मैंने इंजन से घुमाया, मैंने फैन लगा के घुमाया, तुम हाथ से भी घुमाओ भाई तो तुम्हारी मसल एनर्जी जाएगी, कुछ तो जाएगा। ओके, मसल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा, विंड एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होगा, इंजन लगा रहे हो तो फ्यूल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होगा, कुछ तो यूज होगा ही। वो फर्स्ट लॉ तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का वैलिड होना ही पड़ेगा। फ्री में नहीं, सोलर एनर्जी सब फ्री में मिल रही, फ्री में नहीं मिल रही, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है यूजफुल एनर्जी में। सोलर एनर्जी तो उतनी गई ना, तब जाके हुई, नई एनर्जी प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते, वो हमारा फर्स्ट लॉ तो है ही। ओके, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। हमें आर्मेचर को घुमाना है, आर्मेचर को घुमाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ, इंड्यूस द ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, और वो होगा हमारा अल्टरनेटिंग टाइम। सिंपल है, पक्का? ओके, इसमें मेनली 4 कंपोनेंट है अगर पूछे तो। ये जो हमारे मैग्नेट्स है उनको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स। देन ये जो हमारी कॉइल है जिसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने वाइंडिंग किया हुआ है कंडक्टर, वो कॉइल को बोलते हैं हम आर्मेचर। देन स्लिप रिंग्स एंड बुशेस। ओके, थियरी पूछे तो एक एक सेंटेंस सबके लिए लिख देना है। डन? ओके, अब उसके फॉर्मूला की अगर बात करें उसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसकी बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है, फ्लक्स चेंज होने वाला है। सो फाई का फॉर्मूला है हमारा बी ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जितनी भी होगी तो एन बी ए, एन बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस। अब हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिख रहे हैं। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अभी तो एंगल क्यों, ये क्यों आ गया भाई, कॉस थीटा ले लो डायरेक्टली। अब तक तो हम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है 90 डिग्री, तो ले लिया, या एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 डिग्री ले लिया डायरेक्ट, cos 0 cos 90 और बात खत्म की। यहाँ क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वहां पे चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारी ये जो आर्मेचर है वैसे है, तो ये 0 एंगल, फिर ऐसे हुआ तो 10 डिग्री, 20, 30, 40, 90, फिर 90 हो गए, फिर वापस कम हुआ। मतलब ऐसे देखा जाए तो बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है 180 तक बढ़ेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में एंगल गिन रहे हो तो 180 के आगे भी बढ़ेगा ही, लेकिन वैल्यू वो देखी जाए तो कम होगी। अंडरस्टूड? ओके, तो कंटिन्यूअसली थीटा चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं। अदरवाइज चेंज नहीं होता तो cos 0 cos 90 लेके खत्म कर देते। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, ये हमें पता है। थीटा की वैल्यू पुट कर दी cos ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी। अब हमारा जो फॉर्मूला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट की एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉमन है बाहर निकाल लिया, माइनस तो पहले से ही है। डिफरेंशिएशन करना है हमें कॉस का, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी है, हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है तो ओमेगा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल डिफरेंशिएशन में। सो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, सो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये इंड्यूस्ड डीएमएफ मैक्सिमम कब होगा? चेंज क्या हो रहा है इसमें से? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। चेंज क्या हो रहा है? तो हमारा ओमेगा टी चेंज हो रहा है। ओके, हमारा थीटा, हमारा ओमेगा टी चेंज हो रहा है। तो जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिनिमम होगी तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम होगा। साइन हो या कॉस हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। मतलब कॉस 0, साइन 0 क्या होता है? 0, फिर साइन 90 क्या होता है? 1, फिर वापस साइन 180 क्या होता है? 0, और फिर साइन 270 कितना होता है? वापस 1। वैसे ही कॉस के लिए कॉस 0 1 हो जाता है, कॉस 90 0 हो जाता है, फिर कॉस 180 हो जाता है -1। तो मतलब मैक्सिमम, वैसे वो -1 बोल सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव बोले तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी,
तो ये मैक्सिमम हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नॉट बोलते हैं। तो देखो ये ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। अब ये ई नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दे तो ई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। V इज इक्वल्स टू वी नॉट वाला, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइन फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, नेक्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो अब करंट फाइंड करना होगा तो कुछ भी नहीं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। सो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, E बाय आर, E की वैल्यू पुट की, E नॉट बाय आर को हमने लिख दिया I नॉट, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा इंड्यूस्ड करंट। सिंपल, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एसी जनरेटर और डायनेमोमीटर। देखो डायनेमोमीटर वर्ड यूज करे तो फिर ये क्या था, ये तो सिलेबस में नहीं था, ऐसा मत समझ, उसी को बोलते हैं डायनेमोमीटर। ओके, एसी जनरेटर ही डायनेमोमीटर है। सो वी अंडरस्टूड, समझ गए। ओके, तो सिंपल हमारा ये थियरी था। अब जो हमारे न्यूमेरिकल बाकी है वो डिस्कस करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो यही पूरे चैप्टर का कंसेप्ट था। जितने भी हो सके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आफ्टर द थियरी, मैंने इंक्लूड कर ही दिया है। फिर भी जो बाकी है वो तुम देख सकते हो बुक में, फिर भी अभी हम देख लेंगे सो दैट तुम जब वापस करो अपने आप तब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो वन बाय वन न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दैट्स इट। ओके।